शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। मैं संजीत पांडे, प्रवक्ता डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर के वीडियो पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह भाग 1 के काव्य खंड में संकलित अध्याय 4 जो सुमित्रानंदन पंत की रचना है वे आंखें, आज इसको देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लेखक का कवि का जीवन परिचय देखते हैं। पंत जी का मूल नाम गोसाई दत्त था। इनका जन्म 1900 ईस्वी में उत्तर प्रदेश वर्तमान उत्तराखंड अर्थात इस समय पहले उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा एक भाग उत्तराखंड हुआ करता था। अब बाद में वो एक अलग स्टेट के रूप में विकसित हो चुका है, कर दिया गया है। खुद वर्तमान अपने स्वतंत्र स्टेट है वो, अर्थात एक राज्य के रूप में अब वो उत्तराखंड हो गया है। आप उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक स्थान पर हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। अर्थात उच्च शिक्षा के लिए आप बनारस और इलाहाबाद गए। युवा अवस्था तक पहुँचते पहुँचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद वे स्वतंत्र लेखन करते रहे। साहित्य के प्रति उनके अविस्मरणीय योगदान के लिए इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिले हुए हैं। भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है और आपकी मृत्यु 1977 ईस्वी में हो गई। पंत जी ने समय के अनुसार अनेक विधाओं में अपनी रचनाएं देने का कार्य किया है। इनका काव्य है, वीणा है, ग्रंथ है, पल्लव है, गुंजन है, ये सब काव्य संग्रह हैं। इसमें कई सारी कविताएं संकलित हैं। छोटे छोटे कई सारी कविताओं का संकलन पाया जाता है। गुंजन है, युगमाड़ी है, ग्राम्या है, चितंबरा है, उत्तरा है, स्वर्ण किरण, काला और बूढ़ा चाँद, लोकायतन आदि हैं। नाटक भी आपने लिखा है, रजत, रश्मि, ज्योत्सना, शिल्पी। उपन्यास भी आपने एक लिखा है हार नाम से, और कहानी व संस्मरण भी आपने लिखा है 5 कहानियाँ, 60 वर्ष, 1 रेखांकन। और देखें, छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ अर्थात अगर कहें कि छायावाद रूपी छत को खड़ा करने के लिए जिस पिलर की आवश्यकता थी, तो उसमें 4 मुख्य पिलर हुए, 4 मुख्य पाए के रूप में 4 कवि हुए। प्रसाद हुए, जयशंकर प्रसाद हुए, महादेवी वर्मा हुई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हुए और सुमित्रानंदन पंत हुए। 4 ऐसे कवि थे जो पूरे छायावाद युग को अर्थात छायावाद रूपी छत को अपने ऊपर ले रख करके और काव्य रचना करने का कार्य किया, उसमें अपना सर्वोत्तम देने का कार्य किया। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने ही किया है। पहले अगर प्रकृति को देख करके किसी के मन में कोई जिज्ञासा जगी है और उस पर कोई काव्य रचना करने का कुछ इस तरीके की अभिव्यक्ति उसके मन से निकली है और इस पर काव्य रचना हो सकती है, ऐसा कोई चिंतन मनन करने वाला अगर कवि है तो वो पंत ही हैं। इसके पहले दूसरा नहीं था। बाद के ढेर सारे कवि अब आ गए और ढेर सारे कवियों ने इस विषय को समझा और उस पर अपनी कविताएं देने का कार्य किया। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य की अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। अर्थात कविता के माध्यम से वो एक बदलाव चाहते हैं, आम जनमानस में क्रांति चाहते हैं। जो सदियों से शोषित होता चलता चला आया, जिसका शोषण हुआ है, शोषित हुआ है, वो कौन है? तो किसान है। तो इस विषय को उन्होंने अपना विषय बनाया है
और अपने ही शोषण प्रवृत्ति के लोगों को एक केंद्र में रख करके काव्य रचना के इन्होंने किया भी है। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें जैसी कविताएं भी इन्होंने लिखने का कार्य किया। एक और बात बता दें आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है इनके जन्म के संबंध में, कहा जाता है कि मृत्यु के तुरंत बाद ही जैसे माता ने इनको जन्म दिया वैसे स्वर्गवास उनका हो गया। और जब ये कहते हैं कि मैंने अपनी आंखें खोली तो प्रकृति को अपने इर्द गिर्द पाया, पेड़ नदी पहाड़ वृक्ष जब ये देखे तो एक जगह लिखते भी हैं कि मैंने जो हमारे जीवन में माता के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, सखा के रूप में, सहचर के रूप में, सखी के रूप में अगर किसी को मैंने पाया तो वो प्रकृति है, और प्रकृति के अतिरिक्त हम किसी को नहीं पाए। इतनी मात्रा इनके काव्य में देखने को मिलती है। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत हैं। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत ने चित्र भाषा अर्थात बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रजभाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन करते हैं। प्रस्तुत कविता वे आंखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविताएं। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने शब्दों से समय को देखा है, परिवेश को देखा है और उस परिवेश के लोगों की जो मनोदशा है उसको अपना विषय बनाया है। और जो वर्तमान की शासन सत्ता, वर्तमान में अब ये वर्तमान नहीं, उस परिवेश का जो वर्तमान रहा होगा उस शासन के ऊपर, उस सत्ता के ऊपर इन्होंने शब्दों से करारा प्रहार किया है। अपने वर्तमान स्थिति को शब्दों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है और उनको सचेष्ट करना चाहते हैं, उनको दिखा देना चाहते हैं, उनको जागृत करना चाहते हैं कि आपका एक परिवेश जो है, आपका एक स्थिति जो है इस रूप में भी दिखाई पड़ती है। युग युग से शोषण के शिकार कौन रहा है? तो किसान रहे हैं। सदियों सदियों से वो छिप में दी जेठ की दोपहरी से लेकर के और जाड़े के ठंडी के जाड़े तक में वो भयंकर उनके अपने शरीर से पसीने निकलते रहते हैं और खेतों में लगातार परिश्रम करते हैं और फिर भी उनको घाटे का सौदा करना पड़ता है। तो सदियों से शोषित कौन हुआ है? शोषण किसका हुआ है? तो वो किसान रहे हैं। और किसान कवि को आहत करता है। किसान की मनोदशा देख करके, उसका जीवन देख करके कवि दुखी होता है उसकी पीड़ा को महसूस करता है। कहता है कि दुखद बात तो यह है कि स्वभाव ही स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर, स्वाधीन मीन्स क्या होता है? आज़ाद, और पराधीन मीन्स क्या होता है? गुलामी। तो कहता है कि स्वाधीन भारत में किसानों को अर्थात आज़ाद भारत में किसानों को केंद्र में रख करके व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया है। यह कविता दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है। अर्थात जो दूसरे की रणनीतियों के शिकार हो जाते हैं, ऐसे किसानों की मनोदशा को व्यक्त करने का कार्य करते हैं और उसमें उसके अपने व्यक्तिगत दुख है तो अपने परिवार के दुख है और छोटे इन दुखों को इस रूप में व्यक्त करने का कार्य करता है। स्पष्ट रूप से विभाजित समाज ही वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। अपनी उक्त कविता में कवि ने बड़े ही सहज भाव में दिखा दिया है। कवि कहता है कि किसान की अंधकार की गुहा के समान आँखों में दुख की पीड़ा भरी हुई है। गुहा मीन्स क्या होता है? गुफा होता है। और अंधकार भी गुफा कैसी होती है? जब आप उसमें अंदर झांकेंगे तो कहीं रोशनी, प्रकाश, सूर्य का एक प्रकाश भी नहीं जाता है, सिर्फ अंधकार ही अंधकार होता है। तो कभी उसकी तुलना करता है और उसमें दिखाना चाहता है कि अंधकार की गुहा सरीख ही कहता है किसान की जो आंखें हैं वो क्या है? दुख की पीड़ा भरी हुई है। जो गुफा के समान उसकी आंखें हैं वह दुख और पीड़ा से भरी हुई है। इन आँखों को देखने से डर लगता है। वह किसान पहले स्वतंत्र था, उसकी आँखों में अभिमान झलकता था, उसे गर्व होता था अपनी स्वतंत्रता पर, अपनी आज़ादी पर।
आज सारे संसार ने उसे अकेला छोड़ दिया है। उसकी आंखों में लहराते खेत झलकते हैं, जिनसे अब उसने देखभाल कर दिया बेदखल कर दिया गया है। उसे अपने बेटे की याद आती है, जिसे जमींदार के परिंदों ने लाठियों से पीट करके मार दिया। अर्थात उक्त चीज़ें दिखाना चाहता है और उस परिवेश की जो आम जनजीवन की घटना होती है, इसको कवि विषय बनाता है और इस पर अपने शब्द देने का कार्य करता है। और वर्तमान जो सत्ता व्यवस्था होती है, वो सत्ता व्यवस्था को सचेष्ट करना चाहता है कि सत्ता आजीवन तो होती नहीं है। इन्हीं की वजह से आप वहाँ तक गए हुए हैं और ये आवाज़ उनको कानों तक पहुंचा देना चाहता है, उनको ऐसा कर देना चाहता है कि अपना एक कौम, एक ये स्थिति जो है वो इस रूप में भी दिखाई देती है कि आपको सत्ता परिवर्तित करने की साहस रखती है। दूसरी एक बात ये देखने को मिलती है, दूसरी ये देखने को मिलती है कि हम जो हैं वो जो हमारा हिंदुस्तान है, इसमें दो देश पाए जाते हैं, एक भारत और एक इंडिया। तो जो इंडिया है वो आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति एडाप्ट कर चुका है। जो परिवेश, जो लोग बहुत एडवांस हो चुके हैं, वे उनके ऊपर इंडिया हावी हो गई है। और जो भारत है वो हम सबका अपना देश है, जो गाँव का देश है, जो किसानों का देश है। कभी उस भारत की महिमा का, उस भारत के दीनहीन दुखी किसानों की बात करने का कार्य करता है। तो कहता है कि अंधकार की गुहा सरीखी, आए, अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश व खिसका। ध्यान दीजिएगा, कुछ कठिन शब्दों का अर्थ बता दे रहे हैं आपको कि गुहा मीन्स गुफा होता है, और सरीखी मीन्स क्या होता है, समान होता है। दारुण मीन्स क्या होता है, तो निर्दय कठोर होता है। दैन्य मीन्स क्या होता है, दीनता अभाव होता है, गरीबी होती है। नीरव मीन्स क्या होता है, शब्द रहित होता है कि उसके पास कोई। रोदन मीन्स क्या होता है, रोना होता है। स्वाधीन मीन्स क्या होता है, स्वतंत्र, स्वाधीनता, पराधीनता, पराधीन, स्वाधीन। तो स्वाधीन मीन्स स्वतंत्रता और पराधीन मीन्स गुलामी। अभिमान मीन्स क्या होता है, गर्व। मजेदार, समस्याओं के बीच। कगार मीन्स किनारा और सदृश मीन्स समान। तो अब आप देखिएगा कि कहता है अंधकार की गुहा सरीखी। कब कहता है कि शोषित किसान की जो आंखें हैं वो क्या है, गड्ढों में धंसी हुई। कहता है गुफा कहाँ होती है, गुफा का जो आकार होता है वो कहीं नीचे उपट खापट की पथरीली ऐसी भूमि होती है, और उसमें दूर जब एक छिद्र दिखाई देता है, एक बड़ा सा होल दरवाजे की भांति दिखाई देता है, और उसमें कहीं से कोई सुराख नहीं होता है। पूरी तरह से एकदम काली अंधकारी गुफा होती है। कहीं कहीं से सुराख अगर चल भी जाते हैं ना, कि अक्सर गुफाओं में, तो कभी उसकी संज्ञा देता है कि जो उसकी किसान की गड्ढों में धंसी हुई आंखें अंधेरी गुफा के समान दिखाई देती है। कभी यहाँ गड्ढों में धंसी हुई आंखों से क्या तात्पर्य है कि वह एकदम दुबला पतला हो गया है, मरियल सा हो गया है। सिर्फ उसके शरीर में हाड़ ही बचा हुआ है, मांस का कहीं कोई अवशेष ही नहीं दिखाई देता है, और सिर्फ हड्डियों का कंकाल खांचा मात्र ही उसके शरीर पर रह गया है। ऐसी स्थिति दिखाई देती है कि अंधकार की गुहा सरीखी। कब कहता है कि शोषित किसान की गड्ढों में धंसी हुई आंखें अंधेरी गुफा के समान दिखाई देती है। उन आंखों से डरता है मन, जिनसे, कहता है उन आंखों से जिनसे मन में अज्ञात भय होता है, भय उत्पन्न होता है। कैसा भय, फिर कहता है भरा दूर तक उनमें दारुण। कहता है ऐसा लगता है कि उनमें बहुत दूर तक कोई कष्टप्रद, दयनीयता व दुख का मौन रोदन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है कि उसमें ऐसा उसको लगता है कि बहुत दूर तक कोई कष्टप्रद, दयनीयता व दुख का मौन रोदन उसके अंदर भरा हुआ है। उसकी आंखों में भयानक गरीबी का दुख व्याप्त है। कहता है दैन्य दुख का नीरव रोदन। कहता है उसकी आंखों में दैन्य उसकी आंखों में भयानक गरीबी का दुख व्याप्त है।
किसान का अतीत अच्छा था, करे वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका शोर। फिर कहते हैं कि किसान का जो अतीत था, जो बीत गया, वो अच्छा था, वह सदैव स्वाधीन था, उसके पास अपने खेत थे, उसकी आंखों में स्वाभिमान झलकता था। परंतु आज वह अकेला पड़ गया है। संसार ने उसे समस्याओं के बीच में छोड़ कर करके किनारे की तरफ बहकर उसे दूर चला गया है। अर्थात छोड़कर, समस्याओं के बीच में छोड़कर किनारे की तरफ बहकर उससे दूर चला गया है, ऐसी स्थिति उस किसान की देखने को मिलती है। अगर इस काव्यांश का अगर विशेष पूछा जाए तो आप लिखेंगे कि किसान की उपेक्षा का मार्मिक चित्रण है। दूसरा कि दारुण दैन्य दुख में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। भाषा में लाक्षणिकता है। अंधकार की गुहा सरीखी में उपमा अलंकार है। कगार सदृश में उपमा अलंकार है। भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग कब ने किया है। दूसरा देखेंगे कि लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में मारा। फिर क्या कहता है कि दूसरे का कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं कि लहराते में इसका होता है लहलहाते, झूमते, और दृग में इसका क्या होता है, आँख होती है। बेदखल में इसका होता है अधिकार से वंचित। आपका दरअसल इस बुक पे, इस कॉपी पे, इस पेन पे या आपकी सीट पे आपका अधिकार है, और कोई दूसरा आकर के आपसे शक्तिशाली है और वो आकर के आपका बैग हटा देता है, बैठ जाता है, अपनी बुक पे अपना नाम लिख देता है और कहता है हमारा है, तुम कैसे तुम्हारा हुआ आदि याद करके, तो वो आपको वहाँ से बेदखल कर दिया, आपकी सीट से बेदखल कर दिया। तो ऐसी चीज़ें जो हमारा जिस पर अधिकार रहता है और उससे बेदखल कर दिया जाता है। तृण में तिनका होता है। आँखों का तारा में बहुत प्यारा। कारकुन मीन्स क्या होता है, जमींदार के करिंदे होते हैं, जमींदार के कुछ लोग होते हैं। तो फिर कहता है, आइए इसका भावार्थ देखते हैं कि किसान लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल अब जिनसे, किसान अपने अतीत को याद करता है, उसकी आंखों के समक्ष खेत लहराते नजर आते हैं। इसके पहले जो उसकी मनोदशा थी, कितना खुशहाल था, घर परिवार में लोग कितने खुशहाल थे, पुत्र वधू कितने खुशहाल थे, स्वयं अपने बिटिया और पुत्र के मोह माया में वो कितना खुशहाल था, पत्नी को पाकर के कितना खुशहाल था, अपने जानवरों को पाकर के कितना खुशहाल था, खेती बाड़ी को देख करके, गांव समाज के लोग को देख करके बहुत ही खुशहाल था। फिर कहते हैं खेत लहलहाते नजर आते हैं, जबकि अब उन खेतों से उसे बेदखल कर दिया गया है। अर्थात जिस खेतों में उसका अधिकार था, लहराते थे, अच्छी फसल होती थी और देख करके किसान मगन होता था, वो अब उसे बेदखल कर दिया गया है। फिर कहते हैं अर्थात जमींदारों ने उसकी ज़मीन को हड़प लिया। अब ऐसा क्यों होता है, तो कहता है कि वो अपने ही परिवेश के लोगों द्वारा, जैसे जो किसान, इस परंपरा चलती है तो गांव में एक जमींदार प्रवृत्ति के लोग पाए जाते हैं, तो उनसे जो किसान वर्ग होता है वह अनाज या पैसे या बोने के लिए, अपने घर बेटे बिटिया की शादी के लिए कुछ चंद पैसे लेकर के जमींदार वर्ग के लोगों से आता है, और आने के बाद उसमें शर्त लिखी जाती है कि आप इतने दिनों में चुकता कर देंगे। नहीं कर पाता है तब उनकी पीढ़ियाँ उनके यहाँ गुलामी करने लगती हैं। नहीं चुकता हो पाता है तो उनके बच्चे भी उनकी खेती याद करते हैं, उनके दरवाजे पे घर बारात की देखते हैं। इस तरह का परंपराएं चलती है। तो एक निश्चित सीमा देते हैं वो, और उस निश्चित सीमा में अगर आप, निश्चित समय सीमा उनके लिए होती है और उसमें आप नहीं वापस कर पाते हैं उनके धन को या उनके अन्न को या जो कुछ माध्यम में आपने उनसे लिया हुआ है, तब फिर आपके ऊपर वो अलग तरीके का व्यवहार करते हैं। तो कहता है वही यहाँ भी ये जो है किसान कि चंद पैसे किसी से लिया हुआ है और उसकी मनोदशा इस रूप में वर्णित होती है और उसकी स्थिति इस रूप में दिखाई देती है। कहता है उसकी आंखों के समक्ष
बेदखल कर दिया गया था। जमींदार ने उसकी ज़मीन को हड़प ली है। कभी इन खेतों के तिनके तिनके, क्या हरियाली जिनके त्रिन त्रिन से, कभी इन खेतों के तिनके तिनके में कभी हरियाली लहराती थी तथा उसके जीवन को सुखमय बनाती थी। आज वह सब कुछ खत्म हो गया। फिर क्या कहता है कि आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। कहता है किसान की आंखों में उसके प्यारे पुत्र का चित्र घूमता रहता है। उसे वह दृश्य याद आता है कि जब उसके जवान बेटे को जमींदार के करिंदों ने, अर्थात करिंदों में लोभ होता है, जमींदार के लोग ने लाठियों से पीट पीट करके मार डाला। यह बड़े दुख की बात है। कहता है वो दिन जब इसको याद आता है कि चंद पैसे चुकता न कर पाने के कारण जो जमींदारी प्रथा के लोग हैं उनके लोग आ कर के और हमारे बच्चे को लाठियों से, गांव की चौपाल पर लाठियों से पीट पीट करके मार डाले। बिका दिया घर द्वार जो हाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। रह रह कर आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरघों की जोड़ी। कहता है कि महाजन मीन्स क्या होता है, साहूकार, ऋणदाता। कौड़ी मीन्स क्या होता है, एक पैसा। कुर्क मीन्स क्या होता है, नीलाम करना। बरघों की जोड़ी मीन्स क्या होता है, बैलों की जोड़ी। तो कहता है कि कवि किसान की दयनीय दशा का वर्णन करता है और कहता है किसान कर्ज में डूब गया है। महाजन ने धन व ब्याज की वसूली के लिए किसान की अस्थाई संपत्ति को नीलाम कर दिया है। उसकी खेत बाड़ी घर बार आदि, क्या कहता है, बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। सब कुछ नीलाम कर दिया है, सब कुछ उसका जो था वो बेच दिया है, नीलाम कर दिया है। महाजन ने धन व ब्याज की वसूली किसान की अस्थाई संपत्ति को नीलाम कर दिया है, उसे घर से बेघर कर दिया है, परंतु अपने ऋण के ब्याज की पाई पाई चुका ली। ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह कर आंखों में चुभती कुर्क हुई बरघों की जोड़ी। कहता है कि किसान को सर्वाधिक पीड़ा तब हुई जब बैलों की जोड़ी को नीलाम कर दिया गया। यह बात उसकी आंखों में आज भी चुभती है। उसके रोजगार का साधन ही उससे छीन लिया गया। अर्थात वो उसी से उसको अन्न प्राप्त होता था, वो उसी को अपना ईश्वर मानता था, उसी से उसको सारी चीज़ें होती थी और सबसे उसके प्रिय उसके बैल थे और बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर थे। उनको भी इसकी आंखों के सामने नीलाम होते देख करके इसका कलेजा फटने लगता है। फिर कहता है कि उजरी उसके सिवा किसी के पास दुहाने आने देती, वह आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। फिर क्या कहता है कि किसान उजरी उसके सिवा किसी के पास दुहाने आने देती। जैसे गांवी परिवेश से आप होंगे तो आपने देखा होगा कि हमारे आपके दरवाजे पर गाय हुआ करती हैं, तो गायों को हम काली वाली गाय, लाल वाली गाय, सफ़ेद वाली गाय ऐसे नाम दे देते हैं। अक्सर गांव परिवेश में इस तरह के नामों से उसे संबोधित कर दिया जाता है। तो यहाँ भी जो किसान के पास गाय है वो उजर सफ़ेद गाय है तो उसे उजरी की संज्ञा देता है। तो कहता है कि किसान के पास दुधारी गाय उजली, किसान के पास एक दुधारू गाय थी जिसका नाम उजली था, जिसे वह प्यार से उजरी कहता था कि वह उसके सिवाय, अर्थात जो उसका पुत्र था, उसके सिवाय किसी और को अपने पास दूहने नहीं देने आने, दूध निकालने के लिए अपने थन के पास किसी और को नहीं आने देती थी। मजबूरी के कारण किसान को उसे बेचना पड़ा। अर्थात जब पुत्र ही नहीं रहा तो फिर गाय रख करके क्या फायदा। इन सब बातों को याद करके किसान बहुत व्यथित होता है। ये सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचते हैं। उसकी सुख भरी खेती उजड़ चुकी है, अतः वह निराश है, हताश है, दुखी है, अपनी विभिन्न मनोदशा का वर्णन करता है। फिर कहता है कि बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख देख के बिना दूध मही बिटिया 2 दिन बाद गई मर।
कहते हैं कि दवा दर्पण मीन्स क्या होता है, दवा आदि, और घरनी मीन्स क्या होता है, पत्नी, स्वर्ग में स्वर्ग, दुधमुही मीन्स नन्ही, घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यप पतिघातीन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। कहता है कि किसान की पारिवारिक स्थिति का वर्णन करते हुए कब कहता है कि उसकी पत्नी दवा दारू के अभाव में मर गई, अर्थात पैसे का अभाव था, दवा आदि नहीं हो पाया और वो भगवान को प्यारी हो गई। उसके पास संसाधनों की इतनी कमी थी कि वह उसका इलाज भी नहीं करा सका। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद उस पर आश्रित किसान की नन्ही बच्ची भी 2 दिन बाद मर गई, अर्थात जैसे ही पत्नी की मृत्यु होती है तो उसके दूध पर ही, अर्थात माँ के दूध पर ही आश्रित मात्र 2 महीने की जो बच्ची होती है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। बिना दवा दर्पण के घर नहीं, कहता है घर में विधवा रही पतोह, कहता है किसान के घर में उसकी विधवा पुत्र वधू बची थी, उसका नाम लक्ष्मी था। घर में विधवा रही पतोह लक्ष्मी थी यद्यप पतिघातीन, उसका नाम लक्ष्मी था परंतु उसे पति को मारने वाली समझा जाता था। अर्थात गंवई परिवेश में अगर कोई दुल्हन आती है और आने के बाद कुछ ऐसी अशुभ चीज़ें हो जाती है तो लोग उसे दोषारोपण दे देते हैं, उसी के ऊपर थोप देते हैं कि आज तक ऐसा नहीं हुआ, ये इसी में दोष है और इसके आने से घर में इस तरह का नाश हुआ है। तो लक्ष्मी नाम था, लेकिन उसके बाद भी थी पति, अर्थात पति को मारने वाली समझा जाता है। फिर कहता है समाज में पति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को हत्या का जिम्मेदार मान लिया। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, एक दिन कोतवाल ने उसे बुलाकर उसकी इज्जत लूटी। डूब कुएं में मरी एक दिन, लाज के कारण उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार से किसान का पूरा परिवार ही बिखर गया, उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचा। विशेष है कि किसान की गरीबी, शोषण व लाचारी का सजीव वर्णन है। आंखें भर आना मुहावरे का सार्थक प्रयोग है। घरनी, स्वर्ग, लक्ष्मी आदि तद्भव शब्दों का प्रयोग भाषा को सहजता प्रदान करते हैं। अनुप्रास अलंकार है दवा दर्पण 2 दिन आदि में। पति की हत्या के बाद नारी के प्रति समाज के कटु दृष्टिकोण का पता भी चलता है कि पति की हत्या के बाद कैसे समाज एक दूसरे के ऊपर थोपने का कार्य करता है, इसकी स्थिति भी दिखाई देती है। पुलिस के अत्याचार का वर्णन है और भाषा खड़ी बोली है। फिर कहता है, गौर से देखिएगा, इम्पोर्टेंट है कि खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सूंघकर सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़वा चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। क्या देखा आपने कि आइए कठिन शब्द देखते हैं कि पैर की जूती मीन्स उपेक्षित होता है, जोरू मीन्स क्या होता है पत्नी, शुद्धकर मीन्स याद करना, सांप लौटते मीन्स अत्यधिक व्याकुल होना, फटती छाती मीन्स बहुत दुख होना, स्मृति मीन्स याद, चमक मीन्स लाना, खुशी लाना, चितवन मीन्स दृष्टि, शून्य मीन्स आकाश, सदृश मीन्स समान। तो कहता है कि किसान की अपनी पत्नी की मृत्यु पर विशेष शोक नहीं है। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी जाती। किसान जो है अपनी पत्नी की मृत्यु पर उतना शोक नहीं करता है, उतना दुखी नहीं होता है, वह उसे पैर की जूती के समान समझता है। यदि एक नहीं रहती तो दूसरी से विवाह करके लाया जा सकता था, न सही एक दूसरी आती, अगर एक नहीं रहती तो दूसरी से विवाह करके लाया जा सकता है, परंतु पर जवान लड़के की सूंघकर सांप लौटते फटती छाती। लेकिन कहता है कि परंतु उसके अपने जवान बेटे की याद आने पर बहुत कष्ट होता है, उसकी छाती सांप लौट जाते हैं तथा छाती फटने लगती है, उसे बेटे की मृत्यु का असहनीय कष्ट है।
अर्थात इतना कष्ट होता है जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। सांप लौटते मीन्स क्या होता है? अत्यधिक व्याकुल करना। फटती छाती मीन्स क्या होता है? बहुत अत्यधिक दुख होना। फिर कहता है पिछले सुख की स्मृति आंखों में। कहता है किसान जब पिछले खुशहाल जीवन को याद करता है तो उसकी आंखों में एक क्षण के लिए प्रसन्नता की चमक आती है, परंतु अगले ही क्षण जब वह सच्चाई के धरातल पर सोचता है, वर्तमान में झांकता है, तो उसकी नज़र शून्य में अटक कर गड़ जाती है। वह विचार शून्य होकर टकटकी लगाकर देखता है और उसकी नज़र तीखी नोक के समान चुभने वाली हो जाती है। तीखी नोक सदृश बन जाती। उसकी जो नज़र होती है वह तीखी नोक के समान चुभने वाली हो जाती है। विशेष है कि पत्नी के प्रति किसान की मानसिकता घटिया मानसिकता है। वह पुत्र को अत्यधिक महत्व देता है। सांप लौटना, छाती फटना, पैर की जूती आदि मुहावरे का सजीव प्रयोग है। तीखी नोक सदृश में उपमा अलंकार है, खड़ी बोली है, ग्रामीण परिवेश का चित्रण है। ऐसे में अपने दिखाने का कार्य किया है। आपको कहीं से किसी तरह की दिक्कत अगर होगी, कोई पैराग्राफ नहीं समझ में आया होगा, कोई आपको वर्ड समझ में नहीं आया होगा, तो आप बेहिचक पूछने का प्रयास करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।